नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं परमार वंश के 49वें राजा फतेहपति शाह को, जो कि पुत्र है राजा मेदिनी शाह का। दोस्तों, इससे पिछले टॉपिक की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे राजा मेदिनी शाह बिना अपने पिता की परमिशन लिए हुए सुलेमान सिको को दिल्ली भेज देता है औरंगजेब के दरबार में, और इसके पश्चात राजा पृथ्वीपति शाह मेदिनी शाह को राज दरबार से निकाल देते हैं और मेदिनी शाह दिल्ली चले जाते हैं औरंगजेब के दरबार में। उसके बाद दोस्तों, इतिहासकारों ने कहा है कि 1662 ईस्वी के आसपास मेदिनी शाह की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा ये जान लेते हैं कि पृथ्वीपति शाह की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई और इन्होंने किसको संरक्षण दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इसमें पृथ्वीपति शाह की। तो एक अभिलेख मिला है 1667 ईस्वी में, एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है 1667 ईस्वी में, और उसमें यह लिखा गया है कि राजा पृथ्वीपति शाह ने 1664 में राजगद्दी त्यागी और उसके बाद 1664 से लेके 1667 तक यानी 3 साल तक इसने राजा फतेहपति शाह को संरक्षण दिया है। इसको राजा फतेहपति शाह को संरक्षण दिया है 1664 से लेके 1667 तक, और इसके बारे में वर्णन मिलता है एक ताम्रपत्र में या ताम्रलेख में, जो कि 1667 ईस्वी का है। बात करते हैं दोस्तों पृथ्वीपति शाह के पुत्रों की। तो पृथ्वीपति शाह के 3 पुत्र थे। पहला दिलीपत शाह। राजा दिलीपत शाह को पृथ्वीपति शाह ने रवाईगढ़ वाला क्षेत्र दे दिया था, यानी रवाईगढ़ का राजा दिलीपत शाह को बना दिया था पृथ्वीपति शाह ने। और आपका रवाईगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है दोस्तों उत्तरकाशी के बड़कोट प्रोला वाले क्षेत्र में। अब बात करते हैं इसके दूसरे पुत्र अजबू कुंवर की। तो इसके बारे में कुछ खास जानकारी मिली नहीं है और इतिहासकारों ने भी इनके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं है, इसलिए हम इस राजा को नहीं पढ़ेंगे। और दोस्तों, बात करते हैं तीसरे पुत्र मेदिनी शाह के, जो कि 48वां राजा माना गया है परमार वंश का। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार ये राजगद्दी पर भी बैठा और कई इतिहासकारों के अनुसार नहीं भी बैठा, तो फिर भी परमार वंश के क्रम में इसको 48वां राजा माना गया है। और दिल्ली में इसकी मृत्यु हो जाती है 1662 ईस्वी के आसपास। उसके बाद उसके पुत्र राजा फतेहपति शाह, यानी फतेहपति शाह पुत्र है राजा मेदिनी शाह के। अब ये शासन करेंगे गढ़वाल क्षेत्र में 1664 से लेके 1667 ईस्वी तक। अब बात करते हैं दोस्तों फतेहपति शाह की। तो फतेहपति शाह पुत्र है राजा मेदिनी शाह के और परमार वंश के 49वें राजा है फतेहपति शाह, जिनका टाइम पीरियड है 1664 से लेके 1716 तक, यानी काफी कम उम्र में ये गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठे थे। और 1664 से लेके 1667 तक इनको किसने संरक्षण दिया था? इनको संरक्षण दिया था आपके राजा पृथ्वीपति शाह ने। अब बात करते हैं दोस्तों, एक दान पत्र मिला है मंगसीर दान पत्र, और उसमें 2 अभिलेख लिखे गए हैं 1667 ईस्वी और 1668 ईस्वी का, जिसमें फतेहपति शाह का राज्यारोहण 1667 ईस्वी से पूर्व बताया गया। यानी इन दोनों अभिलेखों में ये बताया गया कि फतेहपति शाह का राज्यारोहण या राज्यारोहण कह सकते हैं, राज्यारोहण 1667 ईस्वी से पहले हो चुका था, लगभग 1664 या 65 की ईस्वी में, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वीपति शाह ने इनको संरक्षण दिया था 3 साल 1664 से लेके 1665 तक। बात करते हैं दोस्तों इनके संरक्षण की, क्योंकि ये बहुत कम उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे, तो इन्हें पृथ्वीपति ने और 2-3 रानियों ने संरक्षण दिया। चलिए बात करते हैं
दोस्तों 1664 से लेकर 1667 तक पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया। उसके बाद 1667 या 68 के बाद राजमाता कटोची, जो कांगड़ा की राजा की बेटी थी, राजमाता कटोची ने इसको संरक्षण दिया है। और उसके बाद राजमाता बर्तवानी ने संरक्षण दिया। पहले तो पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया है फतेहपति शाह को, उसके बाद कांगड़ा के राजा की बेटी राजमाता कटोची ने संरक्षण दिया है फतेहपति शाह को, और उसके बाद राजमाता बर्तवानी ने भी इसको संरक्षण दिया है, इसको फतेहपति शाह को। अब फतेहपति शाह के बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। दोस्तों फतेहपति शाह 49वां राजा था परमार वंश का, और संगीत प्रेमी होने के कारण इसको प्रीतम शाह के नाम से भी जाना गया। यानी इसको संगीत सुनना बहुत पसंद था और काफी शौक था इसको संगीत सुनने का। दोस्तों इसीलिए इसको संगीत प्रेमी का नाम भी दिया गया और प्रीतम शाह के नाम से भी इसको जाना गया है। दोस्तों आगे चलकर एक और राजा मिलेंगे हमें प्रीतम शाह के नाम से, लेकिन वो राजा अलग हैं। ये राजा फतेहपति शाह हैं। इनको संगीत प्रेमी होने के कारण प्रीतम शाह की उपाधि दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों 1684 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। 1664 ईस्वी में तो राजगद्दी पर बैठे थे, लेकिन राज्याभिषेक कब हुआ? 1684 में। क्योंकि ये बहुत छोटे थे इसलिए इनका राज्याभिषेक कब किया गया? 1684 ईस्वी में राजा फतेहपति शाह का राज्याभिषेक किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके दो मंत्री थे, पुर्यानैथाणी जिसको पूरणमल के नाम से भी जाना जाता था, पुर्यानैथाणी जिसको पूरणमल के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ये काफी चालाक और उच्च विचारधारा वाला था, इसीलिए इसको गढ़वाल का चाणक्य और गढ़वाल का फडनवीस भी कहा गया। पुर्यानैथाणी की चालाकी के कारण उसको गढ़वाल का चाणक्य एवं गढ़वाल का फडनवीस भी कहा गया। दोस्तों इसी के कारण यानी पुर्यानैथाणी की चालाकी के कारण शंकरदत्त डोभाल जी अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं पुर्यानैथाणी के साथ। शंकर डोभाल जी अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं पुर्यानैथाणी के साथ। बात करते हैं दोस्तों, पुर्यानैथाणी को अस्तबल प्रमुख भी कहा गया है राजा फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में। दोस्तों इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि होता यह है कि दिल्ली औरंगजेब के दरबार से एक राजदूत आता है गढ़वाल में करतब देखने के लिए। तो गढ़वाल की प्रजा काफी करतब दिखाती है उस राजदूत को, लेकिन वो राजदूत खुश नहीं होता है। वो कहता है तब मुझे खुशी महसूस होगी कि हाँ यार गढ़वाल में कोई वीर है। तो वो कहता है जब कोई सामने वाली झोपड़ी से घोड़ा कुदवा देगा, यानी सामने वाली झोपड़ी के ऊपर से कोई घोड़ा कुदवा देगा, तो मैं मान जाऊंगा कि गढ़वाल में कोई वीर है और मैं गढ़वाल को मान जाऊंगा, फतेहपति शाह को भी। तो दोस्तों सारे प्रजा वाले, सारे सैनिक, मंत्री संतरी सब मना कर देते कि हम नहीं कर पाएंगे यार, इम्पॉसिबल है। झोपड़ी के ऊपर से कोई घोड़ा कुदवाएगा तो घोड़ा भी मरेगा और खुद भी मरेगा। तो दोस्तों लेकिन पुर्यानैथाणी इतना चालाक था, उसने क्या किया, उसने हाँ बोल दिया घोड़ी कुदवाने के लिए। पहले उसने ये किया कि उसने झोपड़ी की दूसरी तरफ गोबर का ढेर बिछा दिया, काफी सारा बड़ा गोबर का ढेर बिछा दिया, और उसके बाद उसने झोपड़ी के ऊपर से घोड़ा कुदवाया और गोबर के ऊपर गिरने से घोड़ी और पुर्यानैथाणी बच जाते हैं, और तब वो राजदूत खुश हो जाता है जो औरंगजेब ने भेजा था। तो इस तरह की प्रसन्नता के कारण या इस तरह की चालाकी के कारण राजा फतेहपति शाह ने पुर्यानैथाणी को अस्तबल प्रमुख बना दिया। अब बात करते हैं दोस्तों पुर्यानैथाणी की। तो दोस्तों पुर्यानैथाणी फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में 2 बार दिल्ली जाता है और पड़ता है इसकी दिल्ली जाने की यात्रा, यानी पुर्यानैथाणी की दिल्ली की यात्रा। दोस्तों पहली यात्रा इसकी होती है
लगभग 1668 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में। दोस्तों औरंगजेब के दरबार में एक उत्सव या कई इतिहासकारों ने बताया कि औरंगजेब की बहन की शादी थी, इसलिए औरंगजेब ने गढ़वाल में एक निमंत्रण पत्र भिजवाया था राजदूत के पास और फतेहपति शाह को इनवाइट किया था। कहाँ? दिल्ली में अपने राज दरबार में। लेकिन फतेहपति शाह काफी छोटा था, छोटे होने के कारण फतेहपति शाह नहीं जाता है दिल्ली औरंगजेब के दरबार में, लेकिन वो अपने मंत्री पुरिया नैथानी को भेज देते हैं दिल्ली औरंगजेब के दरबार में। तो 1668 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में उत्सव या बहन की शादी यानी औरंगजेब की बहन की शादी में चला जाता है। कौन? पुरिया नैथानी। अब बात करते हैं दोस्तों पुरिया नैथानी की दूसरी यात्रा। तो दूसरी यात्रा यानी पुरिया नैथानी दूसरी बार कब जाता है? दिल्ली औरंगजेब के दरबार में। दोस्तों होता यह है कि औरंगजेब गैर मुस्लिमों पर या जो मुस्लिम नहीं थे उन पर एक कर यानी जजिया कर लगवाना शुरू कर देता है और संपूर्ण भारत में वो जजिया कर लगवाना शुरू कर देता है और साथ ही साथ अब उसकी गढ़वाल पर भी जजिया कर लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही राजा फतेहपति शाह को पता चलता है कि अब औरंगजेब गढ़वाल पर भी जजिया कर लगाने वाला है, तो फतेहपति शाह क्या करता है? इस पुरिया नैथानी को भेज देता है दिल्ली। यानी काफी चालाक था पुरिया नैथानी, चतुर भी था, उच्च विचारों वाला था, टैलेंटेड बंदा था, इसलिए फतेहपति शाह इस पुरिया नैथानी को दिल्ली भेज देते हैं औरंगजेब के दरबार में और इसकी सन 1680 में पुरिया नैथानी दिल्ली पहुंच जाते हैं औरंगजेब के दरबार में। और दोस्तों जैसे ही औरंगजेब दिल्ली पहुंचते हैं जैसे ही पुरिया नैथानी औरंगजेब के दरबार में 1680 में पहुंचते हैं, वैसे ही दोस्तों शाम का टाइम होता है खाने खाने का और पुरिया नैथानी को एक सोने की थाली में खाना दिया जाता है और जैसे ही पुरिया नैथानी खाना खाने के बाद खत्म कर देता है और वो क्या करता है? थाली को फेंक देता है। तो इसके बाद औरंगजेब काफी गुस्सा हो जाता है यार कि तुमने सोने की थाली फेंक दी। तो पुरिया नैथानी कहता है कि हम गढ़वाली इतने गरीब हैं कि हम जिस थाली में खाना खाते हैं उस थाली को फेंक देते हैं, यानी वन टाइम यूज। तो पुरिया नैथानी बोलता है यार तो अगर एक थाली में एक ही बार खाना खाते हो तो तुम गढ़वाली कैसे गरीब होगे? तो पुरिया नैथानी कहता है कि हम गढ़वाली पत्तों में खाना खाते हैं और एक बार खाने के पश्चात उस पत्ते को फेंक देते हैं। तो और जिस पत्तों में हम खाना खाते हैं उन पत्तों को कहा जाता है सालू मालू के पत्ते। किसके पत्ते? सालू मालू के पत्तों में हम खाना खाते हैं गढ़वाली। अब दोस्तों औरंगजेब को विश्वास नहीं होता है इस तरह की कहानी पर कि यार हम पत्तों में खाना खाते हैं। तो औरंगजेब अपनी संतुष्टि के लिए क्या करता है? गढ़वाल में सैनिक भेज देता है कि देखो कि क्या पुरिया नैथानी सही कह रहा है। तो दोस्तों पुरिया नैथानी ऑलरेडी पहले प्लान कर चुका होता है, गेम सेट कर चुका होता है गढ़वाल में कि जब तक मैं गढ़वाल में वापस ना आ जाऊं तब तक तुम सारे गढ़वाली सालू मालू के पत्ते में खाना खाना। पुरिया नैथानी गढ़वाल की प्रजा को कहता है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं गढ़वाल क्षेत्र में तब तक तुम सब लोग पत्तों में या सालू मालू के पत्तों में खाना खाना। तो दोस्तों जैसे ही औरंगजेब के सैनिक पहुंचते हैं गढ़वाल में तो वो देखते हैं कि हाँ यार पुरिया नैथानी तो सही कह रहा था कि गढ़वाली पत्तों में खाना खाते हैं और उस पत्ते को फेंक देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद वो सैनिक वापस आते हैं और ये घटना बताते हैं औरंगजेब को। उसके बाद औरंगजेब सच मान लेता है हाँ यार गढ़वाली गरीब हैं, इसीलिए दोस्तों औरंगजेब गढ़वाल पर जजिया कर नहीं लगाता है। तो 1680 में पुरिया नैथानी दिल्ली पहुंचते हैं औरंगजेब के दरबार में और इस टाइम उनका मकसद रहता है जजिया कर को समाप्त करने के लिए। और दोस्तों पुरिया नैथानी की चालाकी से औरंगजेब ने गढ़वाल पर जजिया कर नहीं लगाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि
किसके कहने पर या किसकी चालाकी के कारण या किस मंत्री के कारण औरंगजेब ने गढ़वाल में जजिया कर नहीं लगाया था? तो किसकी? पुरैनाथाणी या पूरनमल की चालाकी के कारण। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस फतेह पति शाह के टाइम पीरियड में गढ़वाल में जजिया कर नहीं लगा था, या किस फतेह पति शाह के मंत्री के कारण गढ़वाल में जजिया कर नहीं लगा था? तो किस राजा के कारण? फतेह पति शाह के। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि फतेह पति शाह के टाइम पीरियड में अस्तबल प्रमुख किसे कहा गया? तो किसको? पुरैनाथाणी को अस्तबल प्रमुख कहा गया है। साथ ही साथ दोस्तों संगीत प्रेमी या प्रीतम साहब के नाम से जाना जाता है किसको? राजा फतेह पति शाह को, जो कि 1684 ईस्वी में जिसका राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों ये दोनों भी पॉइंट दिमाग में रखना कि पुरैनाथाणी 2 बार दिल्ली गया था फतेह पति शाह के टाइम पीरियड में। पहली यात्रा उसकी 1668 ईस्वी में, जब औरंगजेब की बहन या उसके दरबार में कोई उत्सव हो रहा होता है, उस टाइम पर पुरैनाथाणी गया था दिल्ली में। उसके बाद दूसरी यात्रा उसकी जजिया कर को समाप्त करने के लिए होती है 1680 ईस्वी में, और इसकी चालाकी के कारण गढ़वाल में औरंगजेब जजिया कर नहीं लगाता है। अब बात करते हैं दोस्तों फतेह पति शाह के अभियानों या युद्धों की। दोस्तों फतेह पति शाह सबसे पहले आक्रमण या सबसे पहले अभियान करता है सिरमौर राज्य पर सन 1685 ईस्वी में। सन 1684 ईस्वी में राजा फतेह पति शाह का राज्याभिषेक किया जाता है, और उसके बाद सन 1685 ईस्वी यानी 1 साल बाद 1685 ईस्वी में पहला आक्रमण या पहला अभियान करता है सिरमौर के गढ़ों पर। और उस टाइम सिरमौर का राजा रहता है रुद्र प्रकाश, या इसको मेदिनी प्रकाश नाम से भी जाना जाता है। किसको? रुद्र प्रकाश को। दोस्तों अब फतेह पति शाह पहला आक्रमण करता है सिरमौर राज्य पर, और सिरमौर राज्य के कालसी और बैराट गढ़ों को जीत लेगा। सिरमौर के कालसी और बैराट गढ़ों को जीत लेता है राजा फतेह पति शाह, और इस सिरमौर के राजा रुद्र प्रकाश को आत्मसमर्पण करने के लिए बोलता है, लेकिन ये रुद्र प्रकाश या मेदिनी प्रकाश आत्मसमर्पण नहीं करता है। इसलिए ये राजा फतेह पति शाह इस सिरमौर के राजा रुद्र प्रकाश को घसीटते हुए देहरादून लाता है। राजा फतेह पति शाह आत्मसमर्पण करने के लिए बोलता है इस रुद्र प्रकाश या मेदिनी प्रकाश को, लेकिन ये राजा आत्मसमर्पण नहीं करता है। इसीलिए राजा फतेह पति शाह घसीट कर इस रुद्र प्रकाश को लाता है कहाँ? देहरादून में, और कहता है कि अब तुझे टैक्स भी देना होगा। पहले तो अगर आत्मसमर्पण कर लेता तो टैक्स नहीं देता, लेकिन अब तुझे टैक्स भी देना पड़ेगा गढ़वाल राज्य को। तो दोस्तों अब होता यह है कि जो आपका वैराटगढ़ है, वैराटगढ़ को राजा फतेह पति शाह गढ़वाल और सिरमौर के बीच सीमा निर्धारित कर देते हैं। बैराटगढ़ को गढ़वाल एवं सिरमौर के बीच की सीमा निर्धारित कर देते हैं राजा फतेह पति शाह। अब बात करते हैं दोस्तों भंगाणी के युद्ध की। दोस्तों भंगाणी का युद्ध पौटा के आसपास हुआ था, और सन 1688 या 89 में भंगाणी का युद्ध हुआ था। दोस्तों इन दोनों डेट में से कोई भी डेट फिक्स नहीं है, कोई भी ईयर फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग सन बताया है यहाँ पे। तो किसी ने कहा 1688, तो किसी ने बताया 1689 ईस्वी में भंगाणी का युद्ध हुआ था। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में कनिष्ठ सहायक एग्जाम में भी पूछा गया था कि भंगाणी का युद्ध किस किस राजा के बीच हुआ था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किन किन राजाओं के बीच भंगाणी का युद्ध हुआ था। दोस्तों वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि भंगाणी का युद्ध कैसे कैसे हुआ था, लेकिन हमें सिर्फ इतना फैक्ट याद रखना है कि भंगाणी का युद्ध कहाँ पर हुआ था,
कौन से सन में हुआ था और किन किन राजाओं के बीच भंगाणी का युद्ध हुआ था। तो चले दोस्तों भंगाणी का युद्ध गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। फतेहपति शाह एवं गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था भंगाणी का युद्ध, जिसमें फतेहपति शाह के साथ पहाड़ी राजा थे, अन्य पहाड़ी राजा, और गुरु गोविंद सिंह के साथ कौन थे? मेदिनी प्रकाश, जो कि सिरमौर का राजा था। अर्थात फतेहपति शाह और गढ़वाली राजाओं ने गुरु गोविंद सिंह एवं मेदिनी शाह के साथ क्या भंगाणी का युद्ध लड़ा दोस्तों, और ये युद्ध संधि से समाप्त हुआ। यानी कई इतिहासकारों ने कहा है कि इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी जीत जाते हैं, लेकिन कई इतिहासकारों ने ये बताया कि ये युद्ध संधि से समाप्त हुआ था। एक संधि हुई थी, यहाँ से जिसे ट्रीटी कह सकते हैं, जिससे ये युद्ध समाप्त हो गया था।